हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ रिलायबल कोटा। हम डील कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में 3D लैटिसेस के बारे में। क्रिस्टल सिस्टम्स वगैरह तो पहले ही पढ़ चुके थे। हम 3D लैटिसेस पढ़ चुके हैं। सिंपल क्यूबिक जिसका ए और आर का रिलेशनशिप है इक्वल टू 2r, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, z की वैल्यू 1 होती है, BCC z की वैल्यू 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, a और r का रिलेशनशिप √3a इज इक्वल टू 4r। HCP और FCC दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर 12, दोनों का जो पैकिंग फ्रैक्शन था, पैकिंग एफिशिएंसी 74% थी, दोनों क्लोज पैकिंग्स हैं 3D की। नाउ आज हम पढ़ते हैं वॉइड्स के बारे में। नाउ वॉइड क्या है? वॉइड है खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, विच वी कॉल एज वॉइड। नाउ अब बात ये आती है कि हम वॉइड को पढ़ क्यों रहे हैं, वाई वी आर गोइंग टू रीड वॉइड्स, वाई वी आर गोइंग टू स्टडी वॉइड्स। क्योंकि अब आगे मैं स्ट्रक्चर बनवाऊंगी आपको। इस चैप्टर में आगे हम डील करेंगे आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर से। आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? कैटायन होता है और एनायन होता है। कैटायन इज सराउंडेड बाय एनायन एंड एनायन इज सराउंडेड बाय कैटायन। यहाँ पर जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर, इससे पहले जब हमने कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करा था, कोऑर्डिनेशन नंबर वाज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, कोई भी कितने दूसरे एटम्स को टच करता है। पर जब आयनिक कंपाउंड्स में ये बात आएगी तो आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कि वो कितने एनायंस को टच करता है, क्योंकि एनायन से ही सराउंडेड होगा, और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कि वो कितने कैटायंस को टच करता है। द नंबर ऑफ कैटायंस टचिंग वन एनायन, that will be the coordination number of anion, and the number of anions touching one cation will be the coordination number of that cation. Now पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो भी बिगर आयन होगा, बिगर आयन जनरली हम एनायन को मान लेते हैं, कुछ एक केसेस में कैटायन भी बड़ा हो सकता है। तो जब आयनिक कंपाउंड्स की लैटिस बनेगी तो होगा ये कि पहले जो बिगर आयन, और बिगर आयन जनरली कौन सा होता है? बिगर आयन इज जनरली एनायन, नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है, will first occupy lattice points। जब हम इनके स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो हम इसको ऐसे ही डील करते हैं कि पहले बड़ा वाला जो आयन है वो आ रहा है लैटिस पॉइंट्स को ऑक्यूपाई करने के लिए, एंड देन द स्मॉलर आयन, जो भी छोटा वाला आयन है, गोज इनटू द voids of bigger ion। हम ऐसा अज्यूम करते हैं, वो तो जब लैटिस बनी होगी तो दोनों आयन एक साथ ही आते हैं, पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि पहले जो बिगर आयन है उसने लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई करा होगा, वो जैसी भी लैटिस होगी, सिंपल क्यूबिक या BCC या FCC, और फिर उन एटम्स के बीच में जो खाली जगहें आती हैं, जैसे अगर मैं FCC का आपको एक फेस दिखाऊं तो यहाँ पर जो खाली जगह है, यहाँ पर जाएगा स्मॉलर आयन, और स्मॉलर आयन इज व्हाट? जनरली द कैटायन। The cation will go into the voids of the bigger ion. Smaller ion is generally cation. One thing कि voids हमारे लिए इतने important क्यों हैं? क्योंकि voids में जाने वाला है smaller ion. Now, when I say the radius, अब आगे से इसके बाद में जब भी मैं बात करूंगी about the radius, एक टर्म मैं बोलूंगी radius of sphere, जिसे मैं रिप्रेजेंट करूंगी कैपिटल R से। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ बिगर आयन। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन रहेगा आगे, बिगर आयन, और बिगर आयन इज जनरली द एनायन, एंड देन आई विल से द रेडियस ऑफ वॉइड। अब वॉइड स्फेरिकल नहीं है, लाइक अगर आप ऐसा सोचें कि ये 3 एटम्स लगे हुए हैं और इनके बीच में ये खाली जगह है, तो ये खाली जगह में ये जैसी हमें दिखाई दे रही है, हमें तो ये ट्रायंगुलर दिखाई दे रही है। वॉइड टेट्राहेड्रल भी होता है, वॉइड ऑक्टाहेड्रल भी होता है। तो रेडियस ऑफ वॉइड से क्या मतलब है? वॉइड क्या हमेशा स्फेरिकल होता है? नहीं, वॉइड स्फेरिकल नहीं होता है। रेडियस ऑफ वॉइड से मतलब है द रेडियस ऑफ स्मॉलर एटम जो इस वॉइड में जाएगा। दिस इज द रेडियस of smaller ion or atom, whatever it is, many a time it may be atom also, जो कि which is going to occupy that void। जो उस void में जाने वाला है। तो
आगे से जब भी मैं स्मॉल आर लिखूंगी दैट विल बी द रेडियस ऑफ वॉइड एंड दैट विल बी द रेडियस ऑफ द स्मॉलर आयन और एटम विच इज गोइंग टू ऑक्यूपाई दैट वॉइड, जो उस वॉइड में जाने वाला है. नाउ अब बात करते हैं कि वॉइड कैसे कैसे होते हैं. सी एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल बी एबल टू गेट कि ये क्या करा जा रहा है और ये क्यों करा जा रहा है. अभी हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइड्स के बारे में और साथ में हम पढ़ते हैं उनके रेडियस के बारे में. डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइड्स. इसका फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगुलर वॉइड. ये एक 2D का वॉइड है, 2D लैटिसेस में बनता है, जैसे इस तरीके से. ये 3 एटम अगर मैंने आप लगाए और आपसे पूछा कि ये 2D की कौन सी लैटिस है, तो ये 2D की, क्या ये स्क्वायर लैटिस है? नहीं है, 2D की स्क्वायर लैटिस नहीं है. दिस इज हेक्सागोनल लैटिस ऑफ 2D. ये 2D की हेक्सागोनल लैटिस है और इसके बीच में ये जो एम्प्टी स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा ट्रायंगुलर वॉइड. दिस विल बी द ट्रायंगुलर वॉइड. इसमें अब नाउ दिस वन, अगर कोई यहां पर जब मैं बोलूंगी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड, अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड दैट गोज टू कि इसमें जो स्मॉलर एटम या आयन आएगा वो कितने दूसरों को टच करेगा. यहाँ पर जो खाली जगह है वो ट्रायंगुलर वॉइड कहला रहा है, 2D का वॉइड है. यहाँ पर जो भी स्मॉलर एटम या आयन आएगा वो कितने को टच करने वाला है? वो 3 को टच करेगा. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द ट्रायंगुलर वॉइड वुड बी 3. साथ में हमें निकालना है एक पर्टिकुलर रेशो विच इज R अपॉन R रेशो, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R. स्मॉल r अभी मैंने आपको समझाया. मान लीजिए कि ये है स्मॉल r, ये छोटा एटम है जो इसके अंदर जा रहा है, इसका रेडियस है स्मॉल r. इसका रेडियस, ये जो एटम यहाँ पर प्रेजेंट है इनका रेडियस है कैपिटल R. तो यहाँ से हमें एक रेशो निकालना है विच इज R अपॉन R रेशो, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R. कैसे निकालेंगे वो? ये बनाया दिस वन, यही ट्रायंगल दोबारा बन रहा है. दिस वन, ये पॉइंट A, B और C ऐसा मान लेते हैं. दिस इज A, B एंड C. ये डिस्टेंस कितनी है? ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद द एज लेंथ ऑफ 2R. ये 2R है टोटल मिला के. इसके सेंटर, इस सेंटर पॉइंट को मार्क करते हैं O से. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस आ रही है इस छोटे वाले एटम के सेंटर से लेके यहाँ तक. इस छोटे वाले एटम का रेडियस है स्मॉल r, ये स्मॉल r और ये कितना हुआ कैपिटल R. तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक के डिस्टेंस है वो हो गई है r प्लस r, स्मॉल r प्लस कैपिटल R. स्मॉल r क्या चीज है? स्मॉल r उस छोटे वाले एटम या आयन की रेडियस है जो इस वॉइड में जाने वाला है, उसको हमने रिप्रेजेंट करा स्मॉल r से. ये हुआ कैपिटल R. तो यहाँ सेंटर से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस होगी स्मॉल r प्लस कैपिटल R. अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम यहाँ पे, ये डिस्टेंस होती R, ये डिस्टेंस होती R. और ये एंगल कितने डिग्री का होता? 30 डिग्री का. अगेन दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट दिस बी द पॉइंट D. आप अगर इस पॉइंट को D मान लें, इसको अगर मैं दोबारा बना दूं, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है B. What about this OB डिस्टेंस? ये OB डिस्टेंस हमारे पास आ रही है R प्लस R. What about this DB डिस्टेंस? और ये डिस्टेंस है R. ये एंगल कितने का है? ये एंगल है 30 डिग्री का. तो बाय cos 30 वी कैन राइट cos 30 इज इक्वल टू व्हाट? R अपॉन R प्लस R. Small r is the radius of sphere, capital small r is the radius of void. What I mean by radius of void? Radius of void is nothing but the radius of the smaller atom or ion which is going to occupy that void. जो उस void में जाने वाला है उसकी radius. Capital R ये sphere की radius. इसको थोड़ा सा solve कर लें. Cos 30 is what? √3/2 is equal to R upon R plus R. R plus R upon R is equal to 2/√3. So R upon R is equal to 2/√3 minus 1. And from here I got it as R upon R is equal to 0.155. ये है ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस रेशो.
और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 3, और इसका रेडियस रेशो जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो है 0.155। दिस वन, ये 2D का वॉइड है, हेक्सागोनल लैटिस का वॉइड है। हेक्सागोनल लैटिस में बनता है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब इसमें जो एटम या आयन जाएगा वो टच कर रहा होगा 3 को। तो ये हुआ हमारा 2D का वॉइड विच इज ट्रायंगुलर वॉइड। नाउ आगे चलते हैं सेकेंड वॉइड के लिए विच इज टेट्राहेड्रल वॉइड। नो, क्या मतलब है? क्या टेट्राहेड्रल वॉइड से मतलब ये है कि वॉइड की शेप टेट्राहेड्रल है? नहीं, टेट्राहेड्रल वॉइड से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वॉइड की शेप टेट्राहेड्रल है। तो देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग टेट्राहेड्रल वॉइड? नो, ये लगाए हमने पहले 3 एटम। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 2D की कौन सी लैटिस है, ये 2D की हेक्सागोनल लैटिस है। ये जो वॉइड है ये 3D का वॉइड है। अब इसके ऊपर आएगा एक और एटम जो इसके वॉइड पर आएगा इस तरीके से यहाँ पे। नो, पहले तो आप ये बताएं कि ये कौन सी पैकिंग आपको दिखाई दे रही है 3D की। तो बनी ये 2D की हेक्सागोनल शीट से है, वॉइड पर हमने एक एटम को रखा है। मैंने कितनी लेयर दिखाई अभी तक? 2। अगर आप इसे ए लेयर बोलते हैं तो ये कौन सी लेयर है? बी लेयर। अब हमें पता ही नहीं कि जो दोबारा इसके ऊपर लेयर आएगी वो वापस ए होगी या सी होगी, वो डिफरेंट होगी। वैसे भी 2 लेयर तक HCP और FCC सेम ही चलते हैं। सो द टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड इन, किसमें बनता है ये बनता है ये या तो HCP में और या ये बनता है CCP। CCP इज नथिंग बट FCC लैटिस। क्यों ये दोनों में बनता है? क्योंकि ये 2 लेयर के बीच में बनता है। लाइक अभी मैं दिखा रही हूँ आगे 2 लेयर के बीच में कहाँ बनता है, बट इतने पार्ट दिखाने से हमें ये क्लियर बिल्कुल नहीं होता कि ये आगे जो लैटिस बनेगी वो हेक्सागोनल लैटिस होगी या क्यूबिकल लैटिस होगी, CCP लैटिस होगी। So it is formed in HCP as well as in CCP. Now है कैसा टेट्राहेड्रल वॉइड? इन चारों एटम्स के बीच में जो खाली जगह है ये वाली, आप सोच के देखिए फिर से, हमने 3 बॉल लगाई, उन 3 बॉल के बीच में जो खाली जगह थी वहां पर हमने एक और बॉल को ऊपर रख दिया। तो उन चारों के बीच में जो खाली जगह होगी दैट विल बी कॉल्ड एज दिस वन, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट दैट विल बी कॉल्ड एज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। नाउ अब एक चीज और आप ध्यान से समझ लीजिए कि ट्रायंगुलर वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या फर्क है। इससे पहले जब मैंने ट्रायंगुलर वॉइड बताया था तो ट्रायंगुलर वॉइड में तो जो छोटा एटम होता है वो इसके अंदर चला जाता है, वो इसके अंदर चला गया। पर जब मैं बात कर रही हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड की, ये पहली लेयर, तो इसके ऊपर रेस्ट करती है वो छोटी बॉल और इसके ऊपर फिर से आ जाएगा ये वाला एटम, ये। तो अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये जो छोटी बॉल है जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठी है, ये किस किस को टच कर रही है? तो ये टच कर रही होगी एक छोटी ब्लू बॉल को। आप सोचिए 3 बॉल्स आपने रखी, उनके ऊपर एक छोटी ब्लू कलर की बॉल आपने रखी है, उसके ऊपर वापस एक एटम आ गया। तो अगर ये ब्लू बॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये टच करेगी एक को ऊपर, इधर वाले को, इधर वाले को और इधर वाले को। तो क्योंकि ये ब्लू बॉल के चारों तरफ का जो सराउंडिंग है वो टेट्राहेड्रल है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द, इसको हम जो वॉइड है, इस वॉइड को हम नाम दे रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्योंकि इस ब्लू बॉल, ये ब्लू बॉल कौन सी है? ये छोटी बॉल है जो वॉइड में जाने वाली है। इस वॉइड का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड नाम क्यों है? क्योंकि इसके चारों तरफ जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है। ये जो ब्लू बॉल है ये अंदर नहीं गई है ट्रायंगुलर वॉइड की तरह। ट्रायंगुलर वॉइड में तो वो अंदर चली जाती है, और यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसमें वो अंदर नहीं गई, वो बॉल उन बॉल के ऊपर रेस्ट कर रही है और वो टच कर रही है ऊपर वाले को भी और इन 3 को भी। दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 4। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो टेट्राहेड्रल वॉइड का है दैट विल बी इक्वल टू 4। अगर इसे आपको मैं और थोड़ा क्लियर करके दिखाऊं कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, तो अगर हम एक टेट्राहेड्रन ड्रॉ करें, ये एक टेट्राहेड्रन है। टेट्राहेड्रन क्यों है? क्योंकि इसके 4 फेसेस हैं, ट्रायंगुलर फेसेस हैं, एक बेस ट्रायंगल है। अगर इनको मैं नाम भी लिख दूं ABCD, तो एक बेस ट्रायंगल है BCD, एक इधर वाला ट्रायंगल ABD, एक इधर वाला ट्रायंगल ACD और एक बैक ट्रायंगल होगा ABC।
दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रन में ये एटम्स कहाँ कहाँ लगा रखे हैं, तो ये एटम्स हमने लगा रखे हैं इस टेट्राहेड्रन के कॉर्नर्स पे, ये बैठे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा इसके सेंटर पे, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन। ये बना हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड, दिस वन, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब अगर आप ध्यान से सोचें तो जो आप मीथेन का स्ट्रक्चर बोलते हैं, जब मीथेन के स्ट्रक्चर की बात आती है, दिस वन, वो ऐसा ही होता है क्योंकि वो भी एक टेट्राहेड्रन ही होता है ये। तो आप जहां पर कार्बन को बना रहे होते हैं वहां पर बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, एग्जैक्टली एट द मिडल, एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन, जहां पे कार्बन बैठा होता है मीथेन वाले स्ट्रक्चर में, वहां पर बैठा है टेट्राहेड्रल वॉइड। नो, ये इस तरीके से फॉर्मिंग अ टेट्राहेड्रन। ये आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात कि टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कहाँ है। तो 3 एटम, ये कितने को टच करेगा, तो ये 4 को टच कर रहा होगा। जो इस वॉइड में जाएगा वो एटम नीचे वाले 3 को, एक ऊपर और एक ऊपर। अब यहां पर ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, अगर एग्जैक्ट मैं आपसे पूछूं कि इसकी लोकेशन कहाँ है, दिस वन, अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें यहां से, ऊपर से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हो, दैट विल बी द हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रन। वो टेट्राहेड्रन की ये टोटल हाइट है बेस ट्रायंगल से लेके ऊपर तक। तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रन का सेंटर, ये इसे किस रेशो में डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है इसे 3:1 में। जब ट्रायंगल के सेंट्रॉइड की बात होती है तो वो उसे डिवाइड करता है 2:1 में, लेकिन यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो डिवाइड कर रहा है इसे 3:1 में। यानी अगर आप ये मानते हैं कि h इसकी टेट्राहेड्रन की हाइट है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बन रहा है, तो आप ये देखिए कि ऊपर वाले सेंटर, जो ऊपर वाला स्फीयर होता है, उससे नीचे जाके, कितना नीचे जाके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3h/4। या आप ऐसे बोल दीजिए बेस ट्रायंगल से ऊपर आइए, कितना ऊपर आइए बेस ट्रायंगल से, एट अ डिस्टेंस ऑफ h/4। एक बेस ट्रायंगल होगा टेट्राहेड्रन का, एक ऊपर वाला पॉइंट होगा, तो ऊपर वाले से नीचे चलिए, कितना नीचे चलिए, 3h/4, या बेस ट्रायंगल से ऊपर चलिए, कितना ऊपर चलिए, h/4। तो फॉर्म दैट a distance of h/4 from that a height of, I should say, h/4 from base of tetrahedron। ये टेट्राहेड्रन के बेस से बनता है h/4 हाइट पे, या ऊपर वाले से चले तो कितने पे चलेंगे, 3h/4 पे। दिस विल बी द टेट्राहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी इक्वल टू 4, क्योंकि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड में एटम जाएगा ये टच करेगा चारों को, ये ऊपर वाले को भी करेगा, इधर वाले को भी करेगा, इधर वाले को भी करेगा और इधर वाले को भी करेगा। सो देयर कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। बनता है h/4 फ्रॉम द बेस ऑफ द टेट्राहेड्रन, या उल्टा बोल दीजिए ऊपर वाले से नीचे जाके, कितना नीचे जाके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3h/4। नाउ अब हमें फिर से निकालना है इसका रेडियस रेशो, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। हाउ टू गेट द रेडियस रेशो इन दिस केस, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ये ऊपर वाला एटम A, ये इधर वाला एटम B, ये फ्रंट एटम C और ये बैक एटम D। कैसा भी, कोई भी ट्रायंगल आप अज्यूम कर लीजिए। वी नो ये जो एंगल है ये कितने का होता है, दिस इज 109 डिग्री 28 मिनट। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, कौन सा ट्रायंगल, आप कोई सा भी ट्रायंगल ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। अगर ये एक ट्रायंगल बनाया जाए, दिस वन, OAB, इस तरीके से, ये क्या है, ये स्मॉल r है और ये इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है। और ध्यान रखिएगा ये सब आपस में टच कर रहे हैं, लाइक अभी अभी जो मैंने दिखाया था, दैट वाज दिस। इसके ऊपर आ रही है ये ब्लू बॉल, ये, और इसके ऊपर आ रही है ये ब्लैक वाली बॉल।
ये दोनों आपस में, ये इसको भी टच कर रहा है। अगर ये एटम ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो बी सी को भी टच कर रहा है, बी डी को भी टच कर रहा है, बी ए को भी टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है, तीनों को टच कर रहा है। और जो टच कर रहे होते हैं उनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमेशा होती है 2r। अगर इस ट्रायंगल को दोबारा बना दूं मैं, दिस वन, मान लो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसे O बोल देते हैं। सो दिस इज ए, ये B, इस तरीके से। ये डिस्टेंस कितनी है यहां से लेके यहां तक? ये एंगल कितने का है? ये एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का। और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस टोटल थी 2r, ये 2r था। अच्छा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई? तो इसके सेंटर से लेके टेट्राहेड्रल वॉइड तक के सेंटर के डिस्टेंस है r प्लस r। ये डिस्टेंस, ये फिर से देख लो, ये r प्लस r कैसे है, अभी अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था मैं फिर बना देती हूँ। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ये सेंटर हुआ, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, इसके ऊपर एक हमारा ये पॉइंट कहाँ बन रहा है, ये क्या चीज है? ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस टच कर रहे हैं ये दोनों, तो यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस होगी स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो दैट इज व्हाट आई हैव शोन, r प्लस r। अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो ये एंगल आधा हो जाएगा, और आधा जब होगा दिस विल बिकम इसका हाफ, तो दैट विल बी 54 डिग्री 44 मिनट्स। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी r, दिस डिस्टेंस वुड बी r। ये एंगल हाफ हो गया है अब, दिस वन, ये एंगल 54 डिग्री 44 मिनट, r प्लस r, ये डिस्टेंस है r। इस पॉइंट को मान लेते हैं, मिडिल पॉइंट को हम बोल रहे हैं d। तो इस ट्रायंगल को दोबारा बनाने पर ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस है r प्लस r, और ये एंगल कितने का है? ये एंगल है 54 डिग्री 44 मिनट्स। एंड बाय द रिलेशनशिप ऑफ साइन थीटा के रिलेशनशिप से वी कैन गेट व्हाट, साइन 54 डिग्री 44 मिनट विच विल बी इक्वल टू r अपॉन r प्लस r। और इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू पुट करके वी गेट r अपॉन r एज 0.225। दिस हैज टू बी रिमेम्बर्ड कि टेट्राहेड्रल वॉइड का r अपॉन r रेशो, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R रेशो इज 0.225। कोऑर्डिनेशन नंबर जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो टच कर रहा होता है 4 को। कौन कौन सी लैटिसेस में बनता है? तो बनता है FCC में, दैट इज CCP, और साथ में बनता है HCP में। और कहां पर बनता है? तो एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन, formed at a height of h/4 from the base of the tetrahedron। जो बेस ट्रायंगल होता है उससे ऊपर उठ के, कितना ऊपर उठ के? h/4 पे। व्हाट इज h? h इज द हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रन, जो कि टेट्राहेड्रन की हाइट है। तो ये सारी बातें हुई अबाउट द टेट्राहेड्रल वॉइड। ये r प्लस r कैसे होता है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक की बात हो रही है। ये एटम बड़ा है, वो तो मैंने ए ऐसे ही दिखाया हुआ है। इसकी रेडियस स्मॉल r और इसकी रेडियस कैपिटल R, सो दैट इज व्हाई इट इज r प्लस r। ये पॉइंट O, इसका जो सेंटर पॉइंट था उसको मैंने O मार्क कर रखा है। एंगल हमें ऑलरेडी पता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। उसका आधा एंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर है, 54 डिग्री 44 मिनट। ये हुआ हमारा 3D का पहला वॉइड विच इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। अब चलते हैं हम 3D के दूसरे वॉइड के लिए, विच इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये भी 3D का वॉइड है। नाउ ये कैसे बनता है? ये पहली लेयर लगी एटम्स की। अब मैं फिर से आपसे पूछूं कि ये कौन सी लेयर है 2D की? तो ये 2D की हेक्सागोनल वाली लेयर है। अब इसके ऊपर हमने लगाई है दूसरी लेयर, ये दूसरी लेयर। ये दूसरी लेयर भी हेक्सागोनल जैसी ही दिखाई दे रही है। इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उसे हम बोल रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जो इन 6 एटम्स से मिलके इनके बीच की खाली जगह है उसे बोला जा रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम इसके आगे चलें, पहले हम कुछ चीजें यहाँ पर देख लें कि ये 3D की कौन सी लैटिस में हमें दिखाई देगा इस तरीके का अरेंजमेंट। तो फिर से वही बात है, क्योंकि सिर्फ 2 ही लैटिसेस, 2 लेयर्स हमने दिखाई हैं, और 2 लेयर तक तो हमें पता ही नहीं चलता। जब हमने HCP और FCC दिखाए थे, ये इस तरीके का अरेंजमेंट, और इसके ऊपर मैं प्लेस कर रही थी दूसरी वाली लेयर्स को इस तरीके से। ये
तो सेकेंड लेयर तक तो क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, ये इतना पोर्शन दिखाया गया है यहाँ पे, तो सेकेंड लेयर तक क्योंकि दोनों सेम होते हैं, थर्ड लेयर पे डिफरेंस आता है कि तीसरी लेयर को आपने कहाँ पुट किया, वो यहाँ पुट किया या यहाँ पर पुट किया। क्योंकि दो लेयर दिखा रखी हैं और दो लेयर तक दोनों सेम ही दिखाई देते हैं, तो इट इज फॉर्म्ड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सी लैटिसेस में बनेगा? फॉर्म्ड इन अगेन HCP and FCC. FCC is nothing but CCP lattice. सबसे पहली चीज, क्योंकि फिर से बोल रही हूँ, जब भी आप हेक्सागोनल की लेयर दिखाएं और सिर्फ दो लेयर दिखाएं तो दो लेयर तक हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वो HCP है कि FCC है। अगर आपको कभी भी दो लेयर का डायग्राम दिखा रखा है तो हमें दोनों प्रिडिक्ट करने होंगे, इट मे बी HCP और इट मे बी FCC। नाउ दूसरी चीज, क्यों इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा गया? ये तो ऑक्टाहेड्रल जैसा हमें दिखाई नहीं देता। ऑक्टाहेड्रन हम पहले से पढ़ के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग में। ऑक्टाहेड्रन इस तरीके की शेप होती है जैसे SF6 की शेप होती है ना, सल्फर और 4 एक प्लेन में फ्लोरीन, एक ऊपर और एक नीचे। इस शेप को बोल रहे थे हम ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप। एग्जैक्टली ये ऑक्टाहेड्रन है ना। ऑक्टाहेड्रन नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके 8 फेसेस हैं। कहाँ हैं 8 फेसेस? ABCDEF। तो देखो 4 फेसेस तो ऊपर हैं, एक फ्रंट ट्राइंगल है ACE, एक बैक ट्राइंगल होगा ABD, इधर वाला ट्राइंगल ABC, इधर वाला ट्राइंगल ADE, और जैसे 4 ऊपर ट्राइंगल है वैसे के वैसे 4 नीचे ट्राइंगल है। इस शेप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रन। तो ये शेप और ये शेप एक दूसरे को रिजेंबल कैसे कर रहे हैं? क्यों हमने इसका नाम ऑक्टाहेड्रल वॉइड रखा है? तो अब जरा ध्यान से देखो, ये जो ब्लू वाले, अब मैं अगर आपको यहां दिखाऊं, अगर इन एटम्स को भी नाम लिख दिया जाए कि ये वाला ब्लू एटम A है, ये B है, ये C है, ये नीचे वाला एटम D है, ये E है और ये F है, तो आप जरा ध्यान से देखो कि ये ABC मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं और वही ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ABC ये एक ट्रायंगल है, लुक एट दिस, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये ABC, उसके नीचे DEF, तो ये बैठा है DEF। इसमें जो लेयर्स मैंने दिखाई हैं वो लेयर्स इस तरीके से दिखाई गई हैं, और मेरे डायग्राम में मैंने लेयर एक के ऊपर एक दिखाई थी, और इस डायग्राम में वो लेयर्स इस तरीके से हो गई हैं। तो बिकॉज ये जो डायग्राम है ये इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट कर देता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर कोई भी जब इस लैटिस में आएगा, यहाँ पर आएगा, कहाँ बन रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? तो वो बन रहा है यहाँ पे, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आप ऐसे शो करें या ऐसे शो करें एक ही बात है, ये इसी को शो करने का दूसरा तरीका है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रन के सेंटर पे बनता है। नाउ कहाँ बनता है? अगर हेक्सागोनल की दो लेयर्स के बीच में बात हो, ये एक लेयर और ये दो लेयर, ये एक लेयर और ये दो लेयर, तो कहाँ बनता है दो लेयर्स के? तो दो लेयर्स के एग्जैक्ट बीच में बनता है। इस बात को ध्यान दीजिए कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों ही क्लोज पैकिंग्स के वॉइड हैं, दोनों FCC और HCP में बनते हैं, पर ये दोनों, अगर ये दो लेयर्स इस तरीके से हैं जिनके बीच के डिस्टेंस h है, तो ये दोनों h/2 पे नहीं बनते, दो लेयर्स के बीच में बनते हैं, दोनों बीच में ही बनते हैं, लेकिन एक तो बनता है एग्जैक्ट h/2 पे। और अभी अभी जब मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड बोला था तो वो h/2 पे नहीं था, वो बेस ट्राइंगल से h/4 ऊपर आकर, या तो ऊपर वाले ट्राइंगल से 3h/4 नीचे जाके। सो दिस इज फॉर्म्ड exactly in between two layers at h/2। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि h मैंने बोला था दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस, जब मैं HCP यूनिट सेल की हाइट निकाल रही थी, h को हमने निकाला था, दैट वाज कमिंग आउट टू बी 2√2/√3r।
तो ये h वही है और ये दो हेक्सागोनल लेयर्स के बीच की डिस्टेंस h होता है और ये दो हेक्सागोनल लेयर्स के बीच में बनता है पर h/4 पे नहीं, ये एग्जैक्ट बीच में बनता है h/2 पे, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जैक्ट बीच में नहीं बनता, वो बनता है ऊपर वाले एटम से नीचे जाके 3h/4 या बेस ट्रायंगल से ऊपर आके एट अ डिस्टेंस ऑफ h/4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, यानी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आएगा वो कितने को टच करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 6, बनता है HCP और FCC लैटिस में, कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 6। नाउ अब अगर बात किया जाए इसके R/R रेशो का कि व्हाट विल बी द R/R रेशो फॉर दिस, तो इसको देखने के लिए मैं इसका ये बीच वाला पोर्शन का डायग्राम बना रही हूं, ये इस तरीके से। ये बीच में बना ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बी वाला ए को टच कर रहा है, बी वाला सी को टच कर रहा है, बी वाला डी को भी, ये सारे फेसेस आइडेंटिकल होते हैं तो ये सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये इसको भी टच कर रहा है, ये इसको भी टच कर रहा है, ये इसको भी टच कर रहा है, तो ये इसके ऊपर एक बैठा है और एक नीचे बैठा है। इसे समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑक्टाहेड्रन जो हम इन जनरल बोलते हैं 4 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये दिखाए हैं मैंने 4 एक प्लेन वाले, एक ऊपर वाला नहीं दिखाया, नीचे वाला भी नहीं दिखाया। तो आप वो जो डायग्राम मैंने इससे पहले बनाया था इस तरीके से दिखाएं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, ये या ऐसे दिखाएं, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही डायग्राम है जिसको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। अब इसमें अगर मैं आपको R/R रेशो निकालने के लिए बोलूं, नो, ये डिस्टेंस कितनी है 2r, ये डिस्टेंस कितनी है 2r, और ये डिस्टेंस ये कितनी है, दिस इज 2 स्मॉल r प्लस 2 कैपिटल R। अगर ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस भी a है तो ऑब्वियस सी बात है a इज इक्वल टू 2r, और ये डिस्टेंस जो कि √2a होगी, √2a विल बी इक्वल टू 2r प्लस 2r, ये 2 स्मॉल r और ये 2 कैपिटल R, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो वी गेट R/R इज इक्वल टू 0.414। इससे पहले सबसे पहले हमने ट्रायंगुलर वॉइड का निकाला था 0.155, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर था 3। उसके बाद हमने टेट्राहेड्रल वॉइड का निकाला 0.225 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर था 4। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और उसका R/R का रेशो है 0.414। नाउ द लास्ट वॉइड दैट इज क्यूबिकल वॉइड। ये भी 3D का ही वॉइड है, कहाँ बनता है, ये लगी पहली लेयर। अब आप मुझे बता सकते हैं ये 2D की कौन सी लेयर है, ये 2D की हेक्सागोनल लेयर है, नहीं, ये 2D की कौन सी लेयर है, स्क्वायर वाली लेयर, स्क्वायर वाली शीट, इसके ऊपर बैठी है ये एग्जैक्ट दूसरी लेयर। अब आपको ये देख के क्या समझ में आया कि ये मैंने कौन सी पैकिंग बनाई है, तो ध्यान से देखो, ये 2D की, पहले 2D की स्क्वायर शीट थी, उसके ऊपर 2D की एक और स्क्वायर शीट आई, ये बन गई है हमारी सिंपल क्यूबिक पैकिंग। अच्छा, ये सिंपल क्यूबिक है तो इसके बीच में ये जो खाली जगह है जो कि 8 एटम से मिलके बना है, इससे बोला जाएगा क्यूबिकल वॉइड। दिस इज क्यूबिकल वॉइड, जो इन 8 एटम्स के बीच की खाली जगह बनेगी, नीचे वाले 4 और ऊपर वाले 4, उनसे मिलके जो एटम जगह बनेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्यूबिकल वॉइड। कौन सी लैटिस में बना ये, formed in simple cubic lattice. What is the coordination number? जो इस void में जाएगा वो कितने को टच करेगा, क्यूबिकल वॉइड जो इस खाली जगह में जाने वाला है वो कितने को टच करेगा, वो टच करेगा 8 को, ये 4 ब्लू वालों को भी और इनके नीचे जो 4 ब्लैक वाले थे उनको भी। नाउ कहाँ बन रहा है ये, अगर हम इसे सिंपल क्यूबिक के यूनिट सेल में दिखाएं, ये बनी हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।
4 नीचे, आप चाहें तो 4 ये ब्लू बना देते हैं, ये ब्लू वाले हैं, ये 4 ब्लू वाले, और ये पीछे थे 4 ब्लैक वाले। तो ये कहाँ बन रहा है और क्यूबिकल वॉइड, ये यहां पर, दिस इज द क्यूबिकल वॉइड एट द बॉडी सेंटर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब क्या कि पहले हमने एक सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाई, वो बड़े एटम से, बड़े वाले आयन से मिलके बनी है, और उसके बीच में उसकी जो खाली जगह थी यहाँ पर, उस खाली जगह पे जो जाएगा एटम वो जाएगा। ये जो खाली जगह है, खाली जगह का नाम है क्यूबिकल वॉइड, और इस क्यूबिकल वॉइड में जो जाने वाला एटम है ये मैंने उसको दिखाया है। दिस इज द एटम विच इज गोइंग टू ऑक्यूपाई द क्यूबिकल वॉइड। नाउ अब फिर से देखें, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड आर। सिंपल क्यूबिक का ए और आर का रिलेशनशिप ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, ए इक्वल टू 2r। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, ये मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, ये जो मैंने दिखाया है गोला, ये गोला क्या है, क्या ये एटम है ये वाला? नहीं, ये वो एटम है छोटा वाला जो इस वॉइड में जाने वाला है। ये स्मॉल आर वाला एटम है, एटम या आयन, और ये कैपिटल आर वाले हैं। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस की बात हो, जो बेसिकली यहाँ आने वाला था छोटा एटम या आयन, ये टोटल डिस्टेंस है √3a। √3a कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस अगर इसे अलग से बना दिया जाए, ये इधर वाला एटम, ये इधर वाला एटम, और ये बीच में वो छोटा एटम जो कि क्यूबिकल वॉइड में जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितनी हुई है? √3a, which is equal to 2r plus 2r. So from here we got r upon r is equal to 0.732. यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिकल वॉइड इज इक्वल टू 8 और रेडियस रेशियो इसका आ रहा है 0.732। तो अभी तक हमने 4 वॉइड पढ़े। ट्रायंगुलर वॉइड जो कि 2D का वॉइड था, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, रेडियस रेशियो था 0.155। टेट्राहेड्रल वॉइड जो कि बनता है HCP या FCC में, और उसका रेडियस रेशियो है 0.225, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो फिर से बनता है FCC या HCP में, कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका 6, रेडियस रेशियो है उसका 0.414। क्यूबिकल वॉइड जिसका रेडियस रेशियो है 0.732, बनता है सिंपल क्यूबिक लैटिस में। कहाँ बनता है? बॉडी सेंटर पे बनता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बीच में जो काली जगह होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड। रेडियस रेशियो 0.732, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। 8 का मतलब कि जो उस खाली जगह में जाएगा वो टच करेगा 8 एटम्स को, 8 एटम्स या आयंस को टच करेगा। सो दिस इज अबाउट द वॉइड कि ये कौन कौन से होते हैं। अब इसके बाद में हम फिर देखते हैं कि ये जो रेडियस रेशो हमने निकाले और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उनका हम क्या करने वाले हैं, हमने क्यों ये रेडियस रेशो निकाले और इन कोऑर्डिनेशन नंबर से हमारा मतलब क्या है। तो अब देखें कि रेडियस रेशो जो हमने निकाला उसका यूज क्या है। जैसे सबसे पहले अब मान लीजिए कि मैं बात कर रही हूँ ट्रायंगुलर वॉइड के लिए। ये 2D का वॉइड था इस तरीके से, और ये गया इसके बीच में छोटा वाला एटम। ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस रेशो r/r कितना था? वो 0.155, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर था 3। यानी ये जो छोटा एटम है वो कितने को टच कर रहा है? अभी वो टच कर रहा है 3 को, इन तीनों को टच कर रहा है। अब मैंने आपको बोला ये बिगर वाले आयन है और ये स्मॉलर वाले आयन है। जनरली ये जो बिगर है दिस विल बी एन आयन, और जो स्मॉलर है दिस विल बी जनरली द केटायन, ये जनरली केटायन होता है। यानी अभी ये जो रेडियस रेशो हमने निकाला ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। ये वो रेडियस रेशो है कि जिस रेडियस रेशो वाला एटम अगर इसके अंदर आया तो वो इसमें एग्जैक्ट फिट होने वाली सिचुएशन है। अभी कौन कौन सा कॉन्टैक्ट आपको दिख रहा है? तो अभी एनायन कॉन्टैक्ट भी दिख रहा है, और साथ में हमें कैटायन एनायन कॉन्टैक्ट भी दिख रहा है। अभी दोनों कॉन्टैक्ट हैं क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रेडियस रेशो है ये इसके लिमिटिंग वैल्यू पे है, और लिमिटिंग वैल्यू पे एग्जैक्ट फिट होने वाली सिचुएशन है, वो अंदर जाके फिट हो जाएगा जो छोटा एटम या आयन आएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3।
अब जरा आप अज्यूम कीजिए कि अगर r अपॉन r की वैल्यू 0.155 से थोड़ी बड़ी होती, कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, मान लेते हैं कि ये वैल्यू होती 0.2, तो इन दैट केस अब ये जो छोटा एटम है इसके अंदर फिट होने के लिए तो इसका रेडियस रेशो होना चाहिए था 0.155, पर हमारा जो छोटा एटम है वो इतना छोटा नहीं है कि वो फिट हो पाएगा। तो होगा क्या, क्योंकि अब हमारा जो ब्लू वाली बॉल है वो थोड़ी सी बड़ी है, उसको अंदर फिट करने के लिए अगर वो अंदर फिट होती, एग्जैक्ट 0.155 का रेडियस रेशो होता तो वो बिल्कुल फिट हो जाती, पर क्योंकि वो ब्लू वाली बॉल थोड़ी सी बड़ी है, जगह थोड़ी कम है, वो ब्लू बॉल थोड़ी बड़ी है, तो जब वो ब्लू बॉल इसके अंदर जाएगी, ये ऑलरेडी जो एटम्स हैं इनको थोड़ा दूर दूर होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे सोच लीजिए जैसे दो लोग बैठे हैं और उनके बीच में थोड़ी खाली जगह है। अब उस खाली जगह में अगर एक पतला दुबला जितनी स्पेस है उतने ही में कोई पर्सन आ जाए तो जो इधर उधर बैठे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर जो बीच में पर्सन आने वाला है वो बहुत हेल्दी है तो उसे एकोमोडेट करने के लिए जो इधर उधर एटम, इधर उधर पर्सन बैठे हैं उनको थोड़ा दूर होना पड़ेगा। एग्जैक्ट वही बात हो रही है कि अगर ये छोटी वाली बॉल एग्जैक्ट 0.155 वाली नहीं है, उससे थोड़ी बड़ी है, जितनी भी हो 0.2 मैंने सिर्फ एक वैल्यू लिखी है, इट इज इफ इट इज ग्रेटर देन 0.155, तो हमें सिचुएशन कैसे दिखाई देगी कि वो ब्लू बॉल क्योंकि अब थोड़ी बड़ी है उसको एकोमोडेट करने के लिए इन बॉल्स को थोड़ा दूर होना पड़ गया इस तरीके से। अब कौन कौन सा कांटेक्ट है, अभी देयर इज नो एनायन एनायन कांटेक्ट, मैं बड़े वाले आयन को एनायन ही मान रही हूं। अब एनायन एनायन कांटेक्ट नहीं है, कैटायन एनायन कांटेक्ट तो है, कैटायन एनायन कांटेक्ट इज देयर, वो तो है, पर एनायन एनायन कांटेक्ट खत्म हो गया है क्योंकि बड़ी बॉल थी, उसे एकोमोडेट करने के लिए इन दोनों एटम्स को जो ऑलरेडी लैटिस थी उससे थोड़ा डिस्टर्ब होना पड़ा, दूर दूर होना पड़ा। अब एक और केस अज्यूम करते हैं, इफ r अपॉन r इज लेस देन 0.155, आपने ऐसी ब्लू बॉल को लिया हुआ है जो कि बहुत छोटी है, 0.155 से छोटी है, मान लो 0.1 वाली है, whatever it is 0.12 वाली है, जो भी है। अब अगर जितनी जगह है इनके बीच में, ये इनके बीच में एग्जैक्ट फिट होने की सिचुएशन थी 0.155, हमने जो ब्लू बॉल डाली है वो तो बहुत छोटी है। अब जब वो बहुत छोटी बॉल यहाँ आएगी तो वो इनको टच नहीं करेगी। अभी कौन कौन सा कांटेक्ट है, एनायन एनायन कांटेक्ट इज देयर बट कैटायन एनायन कांटेक्ट इज नॉट देयर। अब कैटायन एनायन कांटेक्ट नहीं है। अब जरा आप सोच के देखिए कि इस तरीके की लैटिस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती क्योंकि इसमें तो सिर्फ रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन तो होगा ही नहीं। सो दिस लैटिस इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है, ये लैटिस नहीं बन सकती। यानी कि किसी को भी ट्रायंगुलर वॉइड, ये मैंने ट्रायंगुलर वॉइड दिखाया है, किसी को भी ट्रायंगुलर वॉइड में आने के लिए उसका रेडियस रेशो कम से कम होना चाहिए, कितना, 0.155 का। उससे बड़ा वाला अलाउड है, ये सिचुएशन चलेगी, ये ठीक है, पर ये सिचुएशन अलाउड नहीं है। तो जो हमने लिमिटिंग रेशो निकाला है वो किसी भी वॉइड में आने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उससे बड़ा वाला उस वॉइड में आ सकता है पर उससे छोटा वाला उस वॉइड में अलाउड नहीं है क्योंकि उस केस में जो लैटिस बनेगी वो अनस्टेबल होगी। दूसरी चीज कि कोई भी एटम या आयन अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को बढ़ाना चाहता है कि जितना मैक्सिमम हो सके। अभी अभी मैंने इस लेक्चर के बिगिनिंग में बोला था कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का होता है कि वो कितने एनायन से सराउंडेड है और एनायन का होता है वो कितने कैटायन से सराउंडेड है। तो कैटायन चाहता है कि वो मैक्सिमम एनायन से सराउंड हो जाए, एनायन चाहता है कि वो मैक्सिमम कैटायन से सराउंड हो, सो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। कोई भी अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैक्सिमम करना चाहता है। अब आप सोच के देखिए, ऐसे तो क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर था 8, तो हर कोई उसी में जाना चाहेगा, पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्यूबिकल वॉइड में जो हमने रेडियस रेशो निकाला था वो था 0.732। और मैं आपको यही बात समझा रही हूँ कि किसी भी वॉइड पर जो हमने रेडियस रेशो निकाला था वो उसमें आने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो बिल्कुल फिट होने वाली सिचुएशन है विदाउट डिस्टर्बिंग द लैटिस, बिना डिस्टर्ब करे अंदर फिट होने वाली सिचुएशन है। तो क्यूबिकल वॉइड 0.732 से छोटे वाले को अलाउ ही नहीं करेगा, वो अलाउ करेगा 0.732 या उससे बड़े वाले को।
तो अगर हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करें कि ट्रायंगुलर वॉइड रेडियस रेशो है 0.155, इतना रेडियस रेशो अगर हुआ तो कोई भी जो छोटा एटम है वो जा सकता है ट्रायंगुलर वॉइड में, जहां पर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3 का। अब जैसे जैसे रेडियस रेशो की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब आप दूसरे केसेस को देखते जाएंगे जहां पर r/r की वैल्यू और बड़ी हो, 0.2 हो गई, 0.22 हो गई। जैसे ही रेडियस रेशो पहुंचेगा 0.225 पे, 225 टेट्राहेड्रल की लिमिटिंग वैल्यू है, यानी टेट्राहेड्रल में जाने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 का, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 3 का। तो 0.155 वाला, सी वैसे तो कोई भी क्यूबिकल में जाना चाहता है पर क्यूबिकल आने ही नहीं देगा, क्यूबिकल तो आने देगा 0.732 या उससे ऊपर वाले को। 0.155 वाले को अलाउ करा, किसने अलाउ करा? ट्रायंगुलर वाले ने। टेट्राहेड्रल वाला कितने को अलाउ करता? 0.225 या उससे ऊपर वाले को। ऑक्टाहेड्रल वाला कितने को अलाउ करता? 0.414 या उससे ऊपर वाले को। मतलब आप इस तरीके से समझिए कि ये इनमें एंट्री का गेट है, इससे बड़ा होगा तो एंट्री मिलेगी, इससे छोटा हुआ तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो 0.155 पे कोई भी आना स्टार्ट करेगा ट्रायंगुलर वॉइड में, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने पे बना के रखेगा? 3 पे। अब जैसे जैसे रेडियस रेशो बढ़ता जाएगा, वो ट्रायंगुलर वॉइड उसे कोई मना नहीं कर रहा, बड़े वाले को अलाउ करता है, लेकिन जैसे ही रेडियस रेशो पहुंचेगा, कितने पे पहुंचेगा? 0.225 पे, तो वो एटम या आयन अब ट्रायंगुलर की बजाय, क्योंकि उसके लिए टेट्राहेड्रल का गेट ओपन हो जाएगा जहां पर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 का, तो वो ट्रायंगुलर को छोड़ के टेट्राहेड्रल में पहुंच जाएगा। अब वो टेट्राहेड्रल में आता रहेगा, कब तक? 0.414 से पहले तक। 0.414 होते ही जैसे ही ऑक्टाहेड्रल का गेट ओपन हुआ, अब वो टेट्राहेड्रल को छोड़ देगा, ऑक्टाहेड्रल में पहुंचेगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वहां पर अब जाके उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 का, वो ज्यादा दूसरे वालों से सराउंड होगा, ज्यादा अपोजिटली चार्ज से, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ऑक्टाहेड्रल में कब तक आता रहेगा? 0.732 से पहले तक। जैसे ही 0.732 हुआ, क्यूबिकल का गेट खुला, अब वो क्यूबिकल में आना स्टार्ट होगा जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 का। क्यूबिकल में वो आता रहेगा, कब तक? 1 तक। 1 से ऊपर हुआ तो क्या होगा? जैसे मान लो कि भाई r/r की वैल्यू आ गई है 1.1 या 1.2, जो कुछ भी वैल्यू हो, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो अब लैटिस बनेगी इसकी और ये जाएगा वॉइड में, यानी आपको इस रेशो को उल्टा करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई कि अगर ये रेशो 0.732 से 1 तक लाई करता है तो क्यूबिकल वॉइड में जाता है जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मैक्सिमम 8 का। अगर ये रेशो 1 से ऊपर गया, 1 से ऊपर गया का क्या मतलब हुआ कि जो एटम को आप वॉइड में भेज रहे थे वो तो बड़ा एटम है और जिसकी आप लैटिस बना रहे थे वो तो छोटा एटम है। तो अब आपको इस एटम की तो लैटिस बनानी पड़ेगी और इसको भेजना पड़ेगा वॉइड में, यानी ये बनेगा स्मॉल आर, ये बनेगा कैपिटल आर। रेडियस रेशो को उल्टा करके आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कौन से वॉइड में जाना चाहेगा। तो यहां से हमारे पास रेंज आ रही है। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि ट्रायंगुलर वॉइड की रेंज बताओ, ट्रायंगुलर वॉइड में कहां से आना स्टार्ट करेगा? 0.155 से। कहां तक आता रहेगा? 0.225 तक। 0.225 ओपन ब्रैकेट है, वो इंक्लूडेड नहीं है। 0.225 से टेट्राहेड्रल, 0.414 तक, 0.414 से 0.732 तक क्यूबिकल में, सॉरी ऑक्टाहेड्रल में, और 0.732 से 1 तक जाएगा क्यूबिकल में। उससे बड़ा हुआ तो रेडियस रेशो को हमें उल्टा करके देखना पड़ेगा। तो वहीं से हम लिख रहे हैं रेडियस रेशो रूल, दैट इज हम रेंज बता रहे हैं किसी भी वॉइड में जाने की। यहां मैं लिख रही हूं रेडियस रेशो, यहां पे मैं लिख रही हूं टाइप ऑफ वॉइड, और यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर। If r/r is lying between 0.155 to 0.225, सी इससे भी अगर छोटा होता है तो वो लीनियर वॉइड होता है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए हमारे लिए बहुत है। ये 0.155 ट्रायंगुलर में आने की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, उससे ऊपर तक आता रहेगा। कब तक? 0.225। क्या 0.225 से ऊपर वाले को ट्रायंगुलर मना कर रहा है? नहीं, ट्रायंगुलर कोई भी बड़े वाले को मना नहीं करता, पर फिर भी वो इसमें क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके लिए टेट्राहेड्रल का गेट ओपन हो जाएगा और टेट्राहेड्रल में वो जाना चाहेगा क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 4 का। टाइप, यहाँ पर टाइप ऑफ वॉइड ट्रायंगुलर
कोऑर्डिनेशन नंबर 3 0.225 से लेके 0.414, ये कौन सा वॉइड है? टेट्राहेड्रल वॉइड, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 का। 0.414 से लेके 0.732, ये हुई बात ऑक्टाहेड्रल की, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 का। और 0.732 से लेके 1 तक हो जाएगा क्यूबिकल वॉइड में, और क्यूबिकल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 का। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी के लिए भी बोला कि उसका R/R, जैसे वट एवर इट इज, से A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव, और मैं आपको बता रही हूं कि रेडियस ऑफ A पॉजिटिव अपॉन रेडियस ऑफ B नेगेटिव, ये रेशो हमें दिखाई दे रहा है 0.5 का। बड़ा कौन हुआ? बड़ा हुआ B नेगेटिव, तो लैटिस बनेगी B नेगेटिव की। A पॉजिटिव जाएगा उसके वॉइड में। अब जरा आप ध्यान से सोचिए कि 0.5 किसकी रेंज में आ रहा है? 0.5 आ रहा है किसकी रेंज में? ऑक्टाहेड्रल वाले की रेंज में। यानी लैटिस बनेगी B नेगेटिव की और उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा A पॉजिटिव। तो यहाँ के रेडियस रेशो से हमें पता चलता है कि किसी को भी कौन से वॉइड को ऑक्यूपाई करना है। एक चीज मैं आपको फिर से समझा दूं कि इधर वाले जो लिमिटिंग रेशोज हैं, ये वो वैल्यूज हैं कि जब दूसरा एटम जाएगा तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एटम्स की लैटिस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो सिचुएशन है फिट होने वाली। अगर मैं इस केस में आपसे पूछूं कि जब A पॉजिटिव B नेगेटिव की लैटिस में जाएगा तो वो क्या B नेगेटिव को डिस्टर्ब करेगा या नहीं करेगा? तो फिर से क्या वो उतना ही है जितनी जगह है? नहीं। एग्जैक्ट होता अगर 0.414 तो एग्जैक्ट फिट होता, क्योंकि ये उससे थोड़ा बड़ा है, यानी इसको फिट, ये एग्जैक्ट फिट होना नहीं है, ये फिट होने के लिए, ये अंदर जाने के लिए उनको थोड़ा दूर करेगा। तो एग्जैक्ट फिट होने वाले रेशो तो सिर्फ इधर वाले हैं, बाकी रेंज, पूरी रेंज में जब भी आएगा तो वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एटम्स हैं उनको थोड़ा दूर करेगा, एंड दैट विल डिस्टर्ब द लैटिस। ये रेडियस रेशो रेंज आपको याद करने हैं along with their coordination number. In the next class we are going to locate कि FCC ये voids कहाँ कहाँ बनते हैं, FCC में ये void कहाँ कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, that we are going to see in the next class.